गुड मॉर्निंग क्लास, एचआर टिस्ट अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो चैप्टर में अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स डिस्कस कर रहा था उसके शॉर्ट नोट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब आज इसमें जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसमें आज फिर जो है उसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मोनोसोमिक प्लांट। जो मोनोसोमिक प्लांट होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी एक सूत्री पौधे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 2n-1। अब मोनोसोमी वो दशा है जब किसी एक गुणसूत्र सेट में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ये एक प्रकार का एन्यूप्लाइडी गुणसूत्र उत्परिवर्तन है। एक सूत्री यानी मोनोसोमिक जीव का विकास युग्मक निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय होने वाले असूत्री विभाजन में नॉन डिसंक्शन के कारण होता है। मंगोलाइट स्थिति संबंधित होती है, यानी मंगोलाइट कंडीशन इज रिलेटेड टू ट्राइसोमी। ठीक। तो मंगोलिया यानी डाउन सिंड्रोम में 21 में जोड़ी गुणसूत्र 2 की जगह 3 होते हैं। इस प्रकार इस रोग में उत्पन्न शिशु में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 होती है, अतः यह ट्राइसोमी सिंड्रोम है। तो ट्राइसोमी सिंड्रोम किसे कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, तो हमारा ऑप्शन सही होगा प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, एल्बानिज्म इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ये मिलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मिलेनिन। अब एल्बानिज्म है क्या, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। एल्बानिज्म को रंगहीनता यानी रंजकहीनता भी कहा जाता है। ये शरीर में मिलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है। मिलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम यानी जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं टायरोसिनेज के अभाव या दूसरे कारण त्वचा, बाल एवं आंखों में रंग का अभाव हो जाता है। मिलेनिन हानिकारक पराबैंगनी के विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है? विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीज सिस्टिक फाइब्रोसिस इज? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस मनुष्य में होने वाला एक ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक रोग है। ये रोग गुणसूत्र संख्या 7 पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन से होता है। इस रोग में पैंक्रियाज ग्रंथि सिस्ट बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन क्रोमोसोम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 9 एंड 22। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन होता है यानी स्थानांतरण में एक गुणसूत्र का खंड टूटकर असमजात गुणसूत्र यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में गुणसूत्र 22 तथा गुणसूत्र 9 के मध्य स्थानांतरण द्वारा जो है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया सीमल रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, किसे व्युत्क्रम अनुवांशिक अध्ययन कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, रिवर्स जेनेटिक्स फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। ठीक, रिवर्स जेनेटिक और फॉरवर्ड जेनेटिक अगर यहाँ पूछा जाए तो, जैसे मान लें यहाँ पे रिवर्स जेनेटिक पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फॉरवर्ड जेनेटिक पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। अगर फॉरवर्ड जेनेटिक्स पूछ लिया तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसमें जो है फिनोटाइप टू जेनेटिक होगा, फिनोटाइप टू ये डीएनए। इसमें देखो रिवर्स जेनेटिक में होगा डीएनए टू फिनोटाइप और जो है फॉरवर्ड जेनेटिक में होगा फिनोटाइप टू डीएनए। ये इस समय मान चलो कि ये क्वेश्चन इस बार जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी उसमें आने की संभावना 100% है। अब जब अनुवांशिकी में डीएनए से लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं तो इसे व्युत्क्रम अनुवांशिकी यानी रिवर्स जेनेटिक कहते हैं। अपूर्व प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है, यानी इन केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा जीनोटाइप रेशियो इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। ठीक, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसका देख लीजिए, ये डायग्राम बना यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें देखिए जो फिनोटाइप का अनुपात है 1:2:1 यानी लाल गुलाबी श्वेत, और जीनोटाइप आर का अनुपात है 1:2:1 RR। अपूर्व प्रभाविता में दो एलेलों के बीच प्रभाविता अप्रभाविता संबंध समाप्त हो जाता है। विषम युग्मज यानी हेटेरोजाइगस अवस्था में एक नया लक्षण प्रकट होता है। अपूर्व प्रभाविता प्रदर्शित करने वाले प्रमुख पौधों के उदाहरण हैं एंटेराइनम मेजस तथा मिराबिलिस जलापा। अपूर्व प्रभाविता में क्या होता है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा। द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन। ठीक, अपूर्व प्रभाविता किसमें पाई जाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इज मिराबिलिस जलापा।
अभी इससे पहले डिस्कस किया था मिरेलिस जलापा, ठीक, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, यदि मिराबिलिस जलापा की लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाली प्रजातियों को क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में पुष्पों का रंग कैसा होगा, ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पिंक। अब अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 1:2:1, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, इन केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में होगा 1:2:1, ठीक। सामान्य मेंडेलियन एक गुण संकरण में F2 पीढ़ी का जो दृश्य रूप अनुपात 3:1 होता है, ठीक। अर्थात 4 जो प्रोजेनेसिस में से 3 प्रभावी लक्षण वाले तथा 1 अप्रभावी लक्षण वाला होता है। अपूर्ण प्रभावता की स्थिति में जब प्रभावी अप्रभावी एलील के साथ आते हैं तो उससे बीच में अवस्था में एक नया मध्यस्थ लक्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। दृश्य रूप अनुपात परिवर्तित होकर 1:2:1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दोनों जनक रुधिर वर्ग AB के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है क्या, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ब्लड टाइप AB दे कैन हैव चिल्ड्रन विद, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, AB ब्लड ग्रुप। यहाँ देख लीजिए, इसका डिस्कस किया गया है यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि देखिए जो है मेल और फीमेल के जो है इस प्रकार जब दोनों जनक रुधिर वर्ग AB के हों तो उनके बच्चों में AB तथा AB वर्ग होने की संभावना रहती है। मानव विभिन्न रुधिर समूह बहुरूपता यानी पॉलीमर्स के उदाहरण है। मनुष्य में AB और रुधिर वर्गों की वंशागत 3 एलीलों पर निर्भर होती है। ये एलील निम्न है, IA IB आपस में सहप्रभावी हैं और अप्रभावी एलील है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त समूह ABABO एक उदाहरण है, यानी ह्यूमन बॉडी ब्लड ग्रुप ABAB एंड O और एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन सही है पॉलीमॉर्फिज्म। इफ अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज AB एंड हिज फादर्स ब्लड ग्रुप इज O, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज हर मदर, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर पिता का IO हो और माता का जो है कुछ पता नहीं है तो संतान जो चाइल्ड होगी या AB होगा या B होगा, अर्थात माता या पिता में किसी का रुधिर वर्ग O होने पर संतान का AB रुधिर वर्ग संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, तो इस चार्ट को आप लोग पॉज करके देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर ABO ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 6, यहाँ पे 6, ठीक। ABO रक्त समूह के लिए जो मानव यानी ह्यूमन पॉपुलेशन में कुल 6 जीन प्रारूप तथा AA AO BB BO AB तथा OO संभव है। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना क्या कहलाती है, व्हेन वन जीन मार्क्स एक्टिविटी ऑफ अदर जीन दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड इपस्टैटिस, क्या कहलाती है यहाँ पे इपस्टैटिस। एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा देना सुपरेशन इपोस्टैटिस कहलाता है तथा ऐसे जीन को इपोस्टैटिस जीन तथा दूसरे जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। ये तो विभिन्न नॉन एलेलिक जीवन के बीच अंतरक्रिया होती है। यदि ऐसा एलेलिक जीन के बीच होता है तो इसे प्रभावता डोमिनेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इपोस्टैटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। When the expression of gene is changed due to the presence of another gene, it is called epistasis. अब अगला क्वेश्चन हमारा है, द फिनोमेनन इन व्हिच एलील ऑफ वन जीन सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा एपिस्टैटिस। अब इसमें देखिए जो आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें जो है बहुत बदलाव आ गया है, तो जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है यानी जो एग्जामिनर है वो सब प्रारूप जो है क्वेश्चन का चेंज कर दिया है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो इस तरह के और तथ्यात्मक मतलब जो है क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें मैच करना है, तो मैच में हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ए से मिला लीजिए आप कौन सही होगा, देखिए ए का 3 हो जाएगा, यानी ये ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और जो है डी का
1 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने मिला लिया। तो न्यू मॉर्फ का हो जाएगा, न्यू मॉर्फ और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। और एपिस्टैटिक जीन का हो जाएगा ये सेकंड, ये जो है एपिस्टैटिक जीन का होगा। इसमें जो न्यू मॉर्फ होगा, इसमें जो है ये प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, थर्ड वाला। और जो सेकंड वाला है एपिस्टैटिक जीन है, एपिस्टैटिक जीन का हो जाएगा मेकिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। और सी में हो जाएगा 4 कोडोमिनेंस का हो जाएगा अ कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स। और इसमें ट्रांसलोकेशन का हो जाएगा इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। ठीक, तो इसमें न्यू फॉर्म यानी प्रकृत जीन वाइल्ड जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करने वाली घटना नॉर्मल कहलाती है। ये एक प्रकार का उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन घटना है। प्रबल जीन एपिस्टैटिक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। प्रभावशाली जीवन को एपिस्टैटिक जीन तथा प्रभावित जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। ठीक, कोडोमिनेंस 2 जीन नियंत्रित लक्षण सह प्रभाविता कहलाता है। स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन यानी इंटरक्रोमोसोमल स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इफ 2 डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव नॉन एलील जीन्स आर फाउंड एंड सम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नोन एज। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कपलिंग और सिस्पेस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा, ये वाला। कहने का तात्पर्य है कि 2 प्रभावी और अप्रभावी अविकल्पी जीन जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें युग्मन अथवा सिस्पेस कहते हैं। ये जीन गुणसूत्र युग्म के विरोधी गुणसूत्र पर हैं तो उसे अपकर्षित या ट्रांसफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स डिहाइब्रिड रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 9:7। 9:7 क्यों होगा, इसको मैं बता देता हूँ कि संपूरक जीनों में कम्प्लीमेंट्री जीन्स के लिए लैक्षणिक द्विसंकरीय अनुपात यानी कैरेक्टरिस्टिक डिहाइब्रिड रेशियो 9:7 होता है। इस स्थिति में 2 नॉन एनिलिक जीन आपस में इस प्रकार अंतरक्रिया करते हैं कि दोनों जीन का प्रारूप एक दूसरे के बिना नहीं हो पाता, अर्थात दोनों नॉन एनिलिक जीन के जोड़ों में प्रत्येक का एक एलील प्रभाव यानी अवस्था में डोमिनेंट होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 9:3:3:1 रेशियो इज मॉडिफाइड इन कम्प्लीमेंट्री जीन्स एज। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 9:7। संपूरक जीन यानी कम्प्लीमेंट्री जीन में लक्षण को अभिव्यक्त होने के लिए जीनों को 2 विभिन्न एलील जोड़ियों के बीच ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी जोड़ी में प्रबल जीन की अभिव्यक्त तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन में उपस्थित होता है। ठीक, जो रंगहीन CPP और रंगीन C कैपिटल PP। अब इसमें देखिए CP कैपिटल C स्मॉल CPP रंगीन। तो ये F1 जनरेशन में देखिए क्या बनना है CP कैपिटल CP और C स्मॉल p। इसमें वही जो है, अब देखिए इसमें जो ये चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, तो चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं चार्ट भी आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करके इसको बताऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो निष्कर्ष आया है जीन का रूप होता है 9:3:3 यानी रंगहीन लक्षण प्रारूप 10 रूप 9:7। जैसे मान लिया ये है तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 3 6 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 9:7 हो जाएगा। अब द फिनोमेनन इन व्हिच सिंगल जीन्स इन्फ्लुएंसेस मोर देन 1 ट्रेट इज कॉल्ड। तो हमारा हो जाएगा पिलोट्रैपी। ठीक, पिलोट्रैपी क्या है यहाँ पे, पिलोट्रैपी में एक जीन कई लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। जैसे ड्रोसोफिला में एक ही जीन पंख का आकार, पंख पर ब्रिस्टल्स यानी संतुलक का लक्षण, जनन क्षमता आदि का निर्धारण करता है। अब अगला क्वेश्चन है समटाइम्स अ सिंगल जीन इफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स दिस इज कॉल्ड। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पिलोट्रैपी। यानी जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है तब ये घटना प्रभाविता यानी पिलोट्रॉपी कहलाती है। प्रभाविता प्रदर्शित करने वाले जीन प्रभाविता जीन यानी पिलोट्रॉपी जीन कहलाते हैं। सिकल सेल यानी एनीमिया में जीन एक प्रभाव असमान होमोग्लोबिन का निर्माण तथा दूसरा लाल रक्त कणिकाओं का हंसियाकार बना होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है जो यहाँ पे जीन्स आर मेनली मेड अप, जीन्स बने होते हैं किसके, डीएनए के। ठीक, तो जीन्स होते हैं डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं कि कई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 छोटे अणुओं से बना होता है, नाइट्रोजनी बेस और पेंटोस शर्करा और फास्फोट। तो जो हमारा ये प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, 3 से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नाइट्रोजनी और बेस और पेंटोस शर्करा और फास्फेट यहाँ पे। अब अगला है जीन आर मेड बाई, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। ठीक, इसको न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर न्यूक्लियोटाइड के 3 छोटे डोज बना होता है, अगर आ जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 छोटे डोज बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा और फास्फेट। अब ये क्वेश्चन और डिस्कशन, जीन शब्द का अभिप्राय है क्या। द टर्म जीन रेफर्स टू, जैसे है ये जीन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये जीन्स। ठीक, तो ये जो जीन होता है हमारा, द टर्म जीन रेफर्स टू किसने दिया था, अपोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक, ये जीन जो होता है अपोर्शन ऑफ डीएनए का ही होता है। तो हमारे ये 30 क्वेश्चन आज डिस्कस हो गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इससे जो है बहुत लाभ होगा। तो ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।